नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हम सभी आजाद होते हैं अंग्रेजों से। ये तो हम सभी जानते हैं, अंग्रेज यहाँ आए थे सिर्फ व्यापार करने के लिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। अंग्रेज यहाँ आकर अपनी आर्मी बना लेते हैं। तो क्या इंडिया के पास अपना आर्मी नहीं था? और यदि था तो ये धीरे धीरे खत्म कैसे हो गया? और इंडिया के राजाओं के पास जो सैनिक था वो अंग्रेज से टक्कर क्यों नहीं दे पाया? और किस तरह से अंग्रेज ने पूरे भारत पर, यानी सिर्फ अभी का भारत ही नहीं, अभी का पाकिस्तान और बांग्लादेश जो उस समय में भारत का ही अंग था, किस तरह ये अधिकार जमाया? किस तरह ब्रिटिश इंटर करते हैं भारत में? क्यों भारत के सम्राट ने इन्हें व्यापार करने दिया उस वक्त में? और एक वक्त के बाद भारत के राजाओं अंग्रेज के सामने झुक क्यों गया? और अंततः अंग्रेज को बाहर निकाल फेंकने की चिंगारी कहाँ से पनपी? करेंगे इन सारी बातों के बारे में चर्चा। बने रहिए मेरे साथ। August 15th, 1947, the great symbol of the British Empire came down for the last time, to be replaced by the banner of the new Indian government. Now the British East India Company, the company had ruled India. 17 मई 1498 को पुर्तगाल के वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत के तट पर पहुंचते हैं, जिसके बाद से भारत आने का समुद्री रास्ता तय होता है। इसके बाद से पुर्तगाली समुद्री रास्ते से यहाँ आते हैं और यहाँ आकर व्यापार करते हैं। चूंकि यहाँ इन्हें लो प्राइस पे माल और मजदूर मिल जाता है, तो इन्हें व्यापार में अच्छी बचत हो जाती थी। ये जो व्यापार करते थे मुख्यतः मसाले का व्यापार करते थे, जिनमें काली मिर्च, लौंग, अदरक और दालचीनी थे। इसी बीच डच के लोग भी भारत के साथ मसालों का व्यापार करने लगते हैं। हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को आमतौर पर डच के रूप में जाना जाता है। ये डच के व्यापारी समुद्री व्यापार में माहिर थे। उस समय पर स्पाइस ट्रेड पर डच का ज्यादा कंट्रोल था और ब्रिटेन के अंदर भी स्पाइस यानी कि मसाले डच ही सप्लाई करते थे। सन 1599 डच एकाएक काली मिर्च का रेट बढ़ा देता है ब्रिटेन के अंदर। इससे ब्रिटिश काफी नाराज हो जाते हैं। इसी के एक महीने बाद 24 सितंबर 1599 को 24 रिच मर्चेंट लंदन के एक हॉल में इकट्ठा होते हैं। ये सभी डिसाइड करते हैं कि डच मनमानी करने लग रहा है, हमें खुद ही स्पाइस ट्रेड स्टेबलाइज करना होगा। और फिर ये लोग 125 शेयर होल्डर को कन्वेंस करके 72,000 पाउंड इकट्ठा करके एक कंपनी बनाते हैं, जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो ये कंपनी जैसे ही बनता है, इसे अप्रूवल मिलता है 21 अक्टूबर 1599 को, और इसके साथ ही ऑर्डर मिलता है ट्रेड करने का इस कंपनी को ईस्ट इंडीज में। तो ये कंपनी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, इसे भेजा जाता है व्यापार करने के लिए इंडियन ओशियन के आसपास। चूंकि कंपनी को व्यापार करने के लिए आ रहा था इंडियन ओशियन में, जो कि ब्रिटेन से ईस्ट में है, तो इसी से इस कंपनी का नाम रखा जाता है आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का एक ऑफिसर होता है विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस पानी वाले जहाज से, जिस जहाज का कि नाम होता है हेक्टर, इस जहाज से पहुंचता है भारत के सूरत गुजरात में। विलियम हॉकिंस जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ तो पहले से ही पुर्तगाली और डच व्यापार कर रहा है। उस समय में भारत के पूर्वी तट पर डच और पुर्तगाली व्यापार कर रहा होता है। लेकिन विलियम हॉकिंस देखता है कि यहाँ के बाजार में काफी लो प्राइस पे कच्चा माल और मजदूर मिल जाता है। तो सर विलियम हॉकिंस सोचता है कि क्यों ना भारत के बादशाह से मिला जाए, उससे ही व्यापार का बात किया जाए। उस समय में भारत के मुगल बादशाह थे जहांगीर। तो यह ऑफिसर पहुंचता है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में, जहाँ पे कि जहांगीर कहते हैं कि हमने तो पहले से ही पुर्तगालियों को जुबान दे चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद विलियम हॉकिंस दरबार से तो निकल जाता है, लेकिन भारत नहीं छोड़ता है, यही रहने लगता है भारत के अंदर ही। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि पुर्तगाली तो बस व्यापार कर रहा है भारत के पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट तो अभी भी खाली है। तो पहला कंपनी का कारखाना भारत के अंदर 1611 ईस्वी में भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, या इसे मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, यहाँ कंपनी का पहला कारखाना स्थापित किया जाता है। ये यहाँ से कच्चा माल लेकर पहुंच जाता है ब्रिटेन और वहाँ बेचता है। इसे इस व्यापार में इतना ज्यादा बेनिफिट होता है कि ब्रिटेन सरकार का भी आंख खुला का खुला रह जाता है। अब यहाँ कंपनी वाले ब्रिटेन सरकार से कहता है कि कुछ सैनिक मेरे साथ भेज दोगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने तो अपनी कंपनी स्थापना करी है भारत के सिर्फ पूर्वी क्षेत्र में, जो कि पूरा का पूरा खाली था। भारत का पश्चिमी क्षेत्र में तो अभी पुर्तगाली ट्रेड पे बैठा हुआ है। यदि इन पुर्तगालियों को वहाँ से हटा दिया जाए तो बात और भी पक्की बन जाएगी। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट कहता है कि बस इतनी सी बात, और कहे भी क्यों ना, यदि किसी को व्यापार में इतना ज्यादा बेनिफिट हो तो वो कुछ आर्मी क्यों, वो तो पूरा का पूरा पलटन भी भेज सकता है। तो ब्रिटेन से सैनिक भेजा जाता है भारत के अंदर। तो ये सैनिक लेके जैसे ही कंपनी आता है, इनका पहला एम होता है पुर्तगालियों को हटाना। तो सूरज शहर के पास सवाली गांव के बंदरगाह के पास एक युद्ध होता है, सवाली का युद्ध, पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच 29-30 नवंबर 1612 को। इस युद्ध में पुर्तगाली हार गए थे और इस युद्ध का नाम दिया जाता है बैटल ऑफ सवाली। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत होता है। अब पुर्तगाली का जो विस्तार था वो घट के सिमट गया सिर्फ गोवा में। उस समय में ब्रिटेन के राजा थे किंग जेम्स। जीत के साथ ही किंग जेम्स भारत के मुगल बादशाह जहांगीर के पास लेटर लिखता है कि हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं।
ये लेटर लेके पहुंचता है 1615 में थॉमस रो। थॉमस रो अपने साथ ही बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं। देखो, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी थी, वो मांग रहे थे इजाजत व्यापार के लिए, लेकिन अब ऑफर आया था एक राजा की तरफ से राजा के पास, तो जहांगीर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑफर एक्सेप्ट होने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी मसाले के साथ साथ कॉटन, सिल्क, अफीम, नील आदि का व्यापार करना भी शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री पूर्वी तट और पश्चिमी तट में फैलता चला गया। ये ब्रिटिश मुख्यतः व्यापार में ज्यादा जोर देते थे काली मिर्च पे, क्योंकि काली मिर्च बेचने में इन्हें काफी ज्यादा मुनाफा होता था। इसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता था यूरोप। अब ये कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहते हैं कि हम इतना पैसा ला कर देते हैं, और साथ ही आते जाते वक्त पैसा और माल रहता है साथ में, तो खुद का प्रोडक्शन जरूरत है कि नहीं, तो इसलिए हमें खुद का आर्मी बनाने का परमिशन दे भारत के अंदर। तो ब्रिटिश सम्राट के चार्ल्स द्वितीय ने 1670 में ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने, खुद की सैनिक बनाने और औपनिवेशिक स्थापित करने की अनुमति देते हैं। भारत के अंदर में 1670 में पहली बार एक प्राइवेट कंपनी ने अपनी खुद की आर्मी बना ली थी। तो इससे भारत का राजा इसके खिलाफ आवाज उठाता है और कहता है कि तुमने कहा था कि सिर्फ हम व्यापार करेंगे, लेकिन ये क्या, ये आर्मी फिर क्यों? तो वे कंपनी वाले कहते हैं कि कुछ दिन पहले आपने देखा नहीं कि हमें पुर्तगालियों से लड़ना पड़ा और खुद का प्रोटेक्शन भी तो जरूरत है, और हम तो थारे व्यापारी समुद्री रास्ते से व्यापार करते हैं, कोई लुटेरा वुटेरा हमारे पीछे पड़ जाए तो हमें बचने की जरूरत है या नहीं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर पड़ती है बंगाल पे। उस समय बंगाल में अभी का बांग्लादेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का पूरा एरिया शामिल था। अब कंपनी बंगाल में भी व्यापार करना चाहते थे, लेकिन बंगाल में टैक्स बहुत ज्यादा था। कंपनी चाहती थी कि थोड़ा टैक्स कम हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा। उस समय भारत के मुगल बादशाह थे औरंगजेब, तो ये मुगल बादशाह औरंगजेब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा टैक्स कम हो जाए तो सही रहेगा व्यापार में। तो औरंगजेब कहते हैं कि एक तो तुम लोग फैलते जा रहे हो पूरे भारत में, तुम लोगों ने खुद की आर्मी बना ली है और फिर बीच में टैक्स वाली बात कर रहे हो, कोई टैक्स वैक्स कम नहीं होगा, तुम लोग निकलो अभी कभी भारत से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कहते हैं कि अब तो हम युद्ध छेड़ेंगे भारत के खिलाफ। तो पहली बार युद्ध चालू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के बीच, चाइल्ड का युद्ध। यह युद्ध चलता है 4 साल तक, 1686 से 1690 तक। इस युद्ध में अंग्रेज ने अंग्रेजी नौसैनिक को बुला लेता है। ये नौसेना ने भारत के पश्चिमी तट पर मुगल बंदरगाहों की नाकाबंदी करते हैं और मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थयात्री जहाज को भी पकड़ लिया जाता है ब्रिटिश नौसेना द्वारा। अंततः औरंगजेब द्वारा कंपनी की सारी फैक्ट्रियों को जब्त कर लिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंततः कंपनी को मुगल सम्राट की सेनाओं द्वारा मजबूर होना पड़ता है और कंपनी पर 15 लाख रुपया, आज के लगभग 4.4 मिलियन डॉलर के बराबर जुर्माना लगाया जाता है। कंपनी द्वारा माफी मांगी जाती है और औरंगजेब इन्हें फिर से व्यापार करने का अनुमति दे देते हैं। हालांकि भारत के लिए एक अच्छा मौका था ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकाल फेंकने का, लेकिन दोबारा औरंगजेब द्वारा मौका दिया गया। लेकिन हाँ, जब तक औरंगजेब रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ काम था व्यापार करना। अब ये आर्मी वार्मी बढ़ने पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल ने एक युद्ध में औरंगजेब की हत्या कर देते हैं 3 मार्च 1760। अब मुगल सल्तनत पे शासन करने वाला कोई प्रभावशाली राजा नहीं रहा। अब ये मुगल सल्तनत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू कर देता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा से मौका दिखता है कि अब हम बंगाल पे अपना राज कर सकते हैं, क्योंकि जो मजबूत राजा था सल्तनत का, अब वो तो रहा नहीं। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी खुद के फैक्ट्रीज को मॉडिफाइड कर उसे किले के रूप में बदलना चालू कर देता है। ये अपने किले के ऊपर तोप रखना चालू कर देता है, वो बहु राजाओं की तरह। यह बहुत बड़ी बात थी कि एक विदेशी प्राइवेट कंपनी भारत में आकर ऐसा कर रहा है। फिर ये बंगाल में स्थित कंपनी के फैक्ट्री को भी बदलना चालू कर देता है। उस समय बंगाल का नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अंग्रेजों को रोकता और कहता है कि तुम सिर्फ फैक्ट्री बना सकते हो, ये किला नहीं, और ये जो तुम तोप रखने लग रहे हो, तुम कोई राजा नहीं हो, तोप सिर्फ राजा ही रख सकता है अपने किले के ऊपर। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी मानने वाले थे नहीं। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के किले पर, जो कि पहले फैक्ट्री थी, उन पे हमला कर देता है और वहां से लगभग 150 अंग्रेजों को पकड़ कर लाया जाता है, जिसे एक छोटे से जेल में बंद कर दी जाती है, जिसमें कि सिर्फ 4 लोग ही रह सकते थे। उस छोटे से कमरे में ही सभी अंग्रेजों को भर दिया जाता है। सुबह तक ये सभी लोगों में लगभग 127 लोग मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट को नाम दिया जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कोलकाता, अंग्रेजों के द्वारा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव। तो वे निर्णय लेते हैं कि अब बंगाल नवाब को हम छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने हमारे लोगों को इतनी क्रूरता से मारा। तो बंगाल नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध छिड़ता है 7 जून 1757 ईस्वी को। ये युद्ध हो रहा होता है प्लासी बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे। तो इस युद्ध का नाम दिया जाता है प्लासी का प्रथम युद्ध। सिराजुद्दौला काफी ताकतवर शासक था, वे युद्ध कभी हार नहीं सकता था, बट सिराजुद्दौला की हार होती है इस युद्ध में, क्योंकि युद्ध से पहले ही सिराजुद्दौला के 3 प्रमुख लोग अंग्रेज से जाकर षड्यंत्र कर लेते।
ये तीनों थे सिराजुद्दौला के मिलिट्री जनरल मीर जाफर, उसके दरबारी तथा राज के अमीर सेठ जगत सेठ करके नाम होता है उनका। हालांकि इस युद्ध में नवाब की पूरी सेना ने तो भाग भी नहीं लिया था। इसी बीच मीर जाफर के पुत्र मीरन सिराजुद्दौला की हत्या कर देते हैं। मिलिट्री जनरल मीर जाफर इस बात को लेकर धोखेधारी करता है कि अंग्रेज से मिलकर वो कहता है कि बस हमें बंगाल का नवाब बना देना। तो सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद ही गद्दी पर मीर जाफर बैठते हैं, जो कि अंग्रेजों के पूरे अधीन थे। ये अंग्रेजों का कठपुतली सरकार था, यानी इसे बस अंग्रेजों के इशारे पे ही काम करना था। और वो भी क्यों ना, खुद से बनाया गया साम्राज्य और दूसरों के द्वारा दिया गया साम्राज्य में फर्क होता है। तो मीर जाफर को लगने लगता है कि ये तो बड़ा गलत होने लगा है मेरे साथ, क्योंकि मीर जाफर को सारा काम उनके इशारे पे ही करना होता था। तो मीर जाफर जब आवाज उठाता है अंग्रेजों के खिलाफ, तो मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर जाफर के ही दामाद मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिया जाता है। शुरुआती में तो मीर कासिम अंग्रेजों के इशारे पे नाचता था, फिर इन्हें भी लगने लगता है कि कंपनी तो दिनों दिन अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहा है। तो मीर कासिम को लगता है कि हमें कुछ करना होगा। तो मीर कासिम दो राज्य के राजाओं से मदद मांगते हैं, अवध के नवाब वजीर शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तीनों मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करते हैं 1764 में, जिसे नाम दिया जाता है बक्सर का युद्ध। मेजर हेक्टर मोनरो द्वारा नेतृत्व ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार इस युद्ध में जीतती है, जिसका परिणाम होता है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड हाथ से चले जाता है। अब तो कंपनी का हौसला और बुलंद हो जाता है। इनके बाद से लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का शासन चलता है। इसी बीच लॉर्ड विल्सन एक नया लॉ लेके आते हैं 1798 में, सब्सिडरी अलायंस, सहायक गठबंधन। कंपनी अपना पावर बढ़ाने और भारत को कंट्रोल करने के लिए ये लॉ लाया था। इस लॉ के तहत कोई भी भारतीय शासक अपना खुद का आर्मी नहीं रख सकता था। भारत के राजाओं को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। साथ ही इस लॉ के तहत ब्रिटिश सेना का सारा खर्च भारत के शासक को ही पे करना पड़ेगा। अगर कोई राजा पे करने में असफल होता है तो उनके क्षेत्र में से एक भाग को अंग्रेज को सौंप दिया जाएगा। साथ ही इस नियम के तहत कोई भी भारतीय शासक किसी दूसरे भारतीय शासक के साथ बातचीत भी नहीं कर सकता था। अगर उन्हें किसी अन्य शासकों से कोई अतिरिक्त सहायता चाहिए तो उन्हें गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी पड़ती थी। साथ ही राजाओं के दरबार में अंग्रेजी अधिकारी, जिसे कि हम जासूस भी कह सकते हैं, उन्हें रख दिया जाता है। यानी सीधे तौर पे कहे तो कोई भी राजा सैनिक नहीं रखेगा, सैनिक ब्रिटिश का होगा लेकिन खर्च भारतीय शासक उठाएगा। कोई किसी अन्य राजा से संधि नहीं करेगा। इस लॉ को सबसे पहले स्वीकार करने वाला शासक था 1798 में हैदराबाद के निजाम। ये कुछ और लिस्ट है जो बाद में जाकर इस लॉ को एक्सेप्ट करता है। इस प्रकार से भारत पर शोषण शुरू कर देता है ब्रिटिश। साथ ही साथ भारत में किसान मजदूर का टैक्स बढ़ा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी नीतियां लाया गया। तो अब ये सवाल आता है कि क्या इससे पहले भारत के किसान टैक्स नहीं देती थी भारत के राजाओं को? तो जवाब है हाँ, देती थी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। और साथ ही कभी बाढ़ सुखाड़ जैसी समस्याएं आती थी तो राजा लोगों को सुनते थे, लेकिन ये अंग्रेज शासक बिल्कुल नहीं सुनते थे। इससे किसान दिनों दिन कर्ज में डूबता चला जाता है। किसानों के खेत में जो फसल लगा भी नहीं होता है, उस फसल के बदले किसान कर्ज लेना चालू कर देता है। कर्ज इतना ज्यादा हो जाता है किसानों के ऊपर कि किसानों को भूखे मरने का नौबत आ जाता है। इस दौरान भूखमरी से लगभग 5.5 करोड़ लोग मारे गए थे। इसके बाद अंग्रेज लोगों का धर्म परिवर्तन करने लगते हैं, लोगों को क्रिश्चियन बनाने लगते हैं और जो लोग बन जाता था उसे राहत मिलती थी। उस दौरान बहुत सारे जातिवाद से परेशान लोग ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, जिनमें बहुत सारे भारत के लोग भी शामिल थे, उनके धर्म को भी ठेस पहुंचाने लगते हैं। हिंदू आर्मी को कहा जाता है कि चूड़ियां काटने को, मुस्लिम आर्मी से कहा जाता है दाढ़ी काटने को, और सिख से कहा जाता है पगड़ी हटाने को। इसी बीच एक घटना घटती है। कलकत्ता के आसपास दमदम करके एक जगह है, वहाँ पे मंगल पांडे, जो कि जमींदार उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार से थे, और ये मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना में शामिल थे। ब्रिटिश का ये बहुत ईमानदार आर्मी था। एक दिन मंगल पांडे लोटा में पानी लेके जा रहे होते हैं अपना खाना बनाने, तो रास्ते में इसे एक नीच जाति का व्यक्ति, जो कि खलासी होता है, वो मिलता है। उस समय जाति प्रथा भारत में चरम सीमा पे थी, तो वो खलासी मंगल पांडे के लोटा से पानी मांगता है। मंगल पांडे कहता है कि मैं नहीं दे सकता, क्योंकि तुम नीचे जाति का हो और मैं बड़े जाति का हूँ। यदि मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा तो मुझे दोबारा से लोटा धोना होगा और हमें फिर से नहाना होगा। तो वो खलासी पर उठता है कि ये छुआछूत वाला बात सिर्फ हम भारतीयों के प्रति ही आता है, ये अंग्रेज भी तो तुम लोग का धन भ्रष्ट कर रहा है। तो मंगल पांडे पूछ बैठता है, वो कैसे? तो खलासी पर उठता है, तुम अभी सेना में हो और सेना में अभी एक नया राइफल आया है, और राइफल में जो कारतूस भरा जाता है, उस कारतूस के चारों साइड गाय और सुअर का चर्बी का लेप लगाया गया है, और उस कारतूस को तो तुम लोगों को मुंह से छीनकर फिर राइफल में डाल के चलाना होता है। तो मंगल पांडे तुरंत ही भागा भागा अंग्रेजी ऑफिसर के पास पहुंचता है और पूछता है कि क्या ये सही है? तो अंग्रेजी ऑफिसर कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ दिनों के बाद, बहुत छानबीन के बाद पता चलता है कि खलासी जो बोला था वो बिल्कुल सही था। ये जो नई राइफल आई थी इनफील्ड 53, इसके कारतूस के चारों तरफ साइड में गाय और सुअर की चर्बी लेपी गई थी। गाय हिंदुओं के लिए काफी पवित्र होता है और सुअर से तो मुसलमान काफी घृणा करता है।
इस कारतूस से दोनों धर्म के सैनिकों में काफी दिक्कत पैदा हो गई थी। तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया और इसके साथ साथ कई अन्य सैनिकों ने विद्रोह किया 29 मार्च 1857 ईस्वी को। इस विद्रोह में मंगल पांडे वही कारतूस छीलकर लेफ्टिनेंट पे चला देता है, लेकिन लेफ्टिनेंट बार बार बचता है। फिर मंगल पांडे तलवार निकालता है और लेफ्टिनेंट का कत्ल कर देता है। इसी बीच मेजर जेम्स दौड़ता आता है और मंगल पांडे मेजर जेम्स का भी गला काट देता है। जैसे तैसे अंग्रेज सेना मंगल पांडे को पकड़ लेता है। मंगल पांडे नहीं चाहता था कि वो अंग्रेजों के हाथ से मरे। मंगल पांडे वही राइफल निकालता है और खुद पे चला लेता है, लेकिन जैसे तैसे मंगल पांडे को बचाया जाता है। कंपनी ब्रिटेन गवर्नमेंट से काफी डरती थी। अब तो कंपनी को ब्रिटेन गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। तो ये कंपनी एक कहानी बनाता है कि मंगल पांडे उस समय में भांग के नशे में था, यहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ। फिर कंपनी का एक ऑफिसर आता है मंगल पांडे के पास और मंगल पांडे से कहता है कि तुम अपना बयान में सिर्फ ये कह देना कि हमने ये सब नशे में किया था, इससे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मंगल पांडे अपना बयान में बोलता है कि हमने जो भी किया है अपना पूरा होश के साथ किया है। तुम लोगों ने जो जुल्म कर रहे थे इसलिए हमने ऐसा किया। फिर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दी जाती है। हालांकि फांसी का डेट था 18 अप्रैल को, लेकिन कंपनी सरकार को डर था कि कहीं बगावत बढ़ न जाए, इसलिए 8 अप्रैल 1857 को ही मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। यानी कहें तो मंगल पांडे पहला ऐसा शख्स था जिन्होंने कंपनी सरकार की नींव को हिला दिया। अब पूरे सेना में चिंगारी भर चुका था। उधर यह खबर मेरठ तक पहुंचती है। यहाँ के सैनिकों ने भी राइफल और कारतूस यूज करने से मना कर देता है। यहाँ बगावत जैसे ही शुरू होता है, कंपनी वालों ने 85 आर्मी को पकड़ के जेल में डाल देता है। सैनिकों को जेल में बंद करते ही बाकी सैनिकों द्वारा घोर बगावत शुरू कर दिया जाता है। मेरठ में जेल तोड़ दिया जाता है और सभी सैनिकों को आजाद कर दिया जाता है। अब ये सैनिक निकल पड़ते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही बगावत चल रहा होता है। सभी सैनिक पहुंचते हैं लाल किला बहादुर शाह जफर के पास। ये सैनिक बहादुर शाह जफर से कहते हैं कि हम सभी आपको शाहजहां हिंदुस्तान मानते हैं, बस आप एक फरमान जारी कर दो अंग्रेज को बाहर निकाल फेंकने का। सारा राजा एक साथ हो जाएगा, हम सभी मिलकर अंग्रेज को बाहर फेंक देंगे। बहादुर शाह जफर का बस एक फरमान पूरा भारत में विद्रोह खड़ा कर देता है अंग्रेज के खिलाफ। इससे पहले ही लॉर्ड डलहौजी एक लॉ लाए थे 1848 से 1856 में, हड़प नीति। इस नीति के तहत यदि किसी राजा का कोई खुद का पुत्र नहीं हो तो उस राजा के मरने के बाद वो राज पूरा का पूरा अंग्रेज का हो जाएगा। यदि कोई राजा किसी को गोद भी लेता है तो वो गोद लिया गया पुत्र राजा नहीं बन पाएगा। और साथ ही इस लॉ के तहत यदि कोई राजा अच्छे से टैक्स वसूली नहीं कर रहा है तो उस राजा का पूरा राज अंग्रेज का हो जाएगा। इसी नियम के तहत अंग्रेज ने नागपुर, उदयपुर, अवध और झांसी हड़पा था। झांसी में तो अंग्रेज के खिलाफ काफी बड़ा युद्ध छिड़ गया था। झांसी के राजा थे गंगाधर राव। उनको एक पुत्र होता है जिनका नाम रखा जाता है दामोदर राव, लेकिन कुछ समय बाद ही गंगाधर राव के पुत्र का निधन हो जाता है। तो गंगाधर राव अपने भतीजे को गोद ले लेता है जिनका की नाम था आनंद राव। अब गंगाधर राव गोद लिया हुआ बेटा आनंद राव का नाम बदलकर अपने बेटे के नाम पर रख देता है दामोदर राव। कुछ समय बाद ही गंगाधर राव का मृत्यु हो जाता है एक युद्ध में, जिसे मारता है बिट्टूबाई नामक एक मराठा सैनिक। इस घटना से अंग्रेज खुश था कि अब झांसी में हड़प नीति लगेगी, अब झांसी हमारा होगा। कौन लड़ेगा भला झांसी से अंग्रेज के खिलाफ? उस समय झांसी की महारानी थी मणिकर्णिका, जिसे कि आगे चलकर झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। झांसी की रानी औरतों का एक रेजिमेंट बना लेती है और अंग्रेजों से युद्ध करने लगती है। इसी बीच नाना साहब तात्या टोपे को भेजता है रानी लक्ष्मीबाई के पास सहायता के लिए। हालांकि झांसी की रानी, नाना साहब और तात्या टोपे तीनों बचपन के मित्र थे। तात्या टोपे 30,000 सैनिक के साथ पहुंचता है झांसी और अंग्रेज से भयानक युद्ध होता है। लेकिन समस्या यह था कि अंग्रेजों के पास था आधुनिक हथियार और इन भारतीयों के पास बस हथियार के नाम पर भाला और तलवार था। अंग्रेज झांसी के किले पर कब्जा कर लेता है तो तात्या टोपे और झांसी की रानी पहुंचती है कालपी और यहाँ ग्वालियर के किले पर हमला करता है ताकि ये थोड़ा मजबूत हो सके। फिर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया जाता है। अंग्रेज फिर यहाँ भी पहुंच जाता है। कई दिनों तक लड़ाई चलती रहती है। अंततः ग्वालियर के युद्ध में ही रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया जाता है अंग्रेज सैनिकों के द्वारा। चारों तरफ से रानी लक्ष्मीबाई पे वार किया जाता है। रानी यहाँ से जैसे तैसे बच निकलती है और एक बूढ़े बाबा के कुटिया में जा पहुँचती है और बाबा से कहती है कि मेरा मृत शरीर को अंग्रेजों के हाथ मत लगने देना। यहाँ बूढ़े बाबा के पास ही रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त करते हैं 18 जून 1858। अंग्रेजी जनरल ह्यूज रोज कहते हैं कि भारत के क्रांतिकारियों में बस एक मर्द था, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति भारत को आजादी तो नहीं दिला पाता है, लेकिन अंग्रेजी सरकार का नींव हिला देता है। 1857 की ही चिंगारी ने भारत के लोगों में आगे आंदोलन करने को प्रेरित करते रहे 1947 तक और अंततः 15 अगस्त 1947 को हम सभी आजाद होते हैं। भारत को आजादी दिलाने में प्रत्येक क्रांतिकारी वीर योद्धाओं सैनिकों को मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरा डॉक्यूमेंट्री को देखा। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।